चलो चलो स्टार्ट करते हैं भाई। इश्यू ऑफ शेयर। ठीक है। हमने 11th में पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के बारे में, है ना। कि क्विक डिसीजन मेकिंग होती है किसमें, ये आपको बिजनेस वगैरह में भी होगा। किसमें होती है क्विक डिसीजन मेकिंग? सोल प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप में। कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता सोल प्रोप्राइटरशिप में, अपने आप से क्या लड़ेगा इंसान, और कितना ही लड़ लेगा, लड़ भी लेगा तो। ठीक है ना। फिर ये क्या था? वर्क इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रॉफिट, जितना काम उतना प्रॉफिट। क्लियर है। और सीक्रेसी रहेगी, किसी को बताने की जरूरत नहीं। डिसएडवांटेज क्या थे सोल प्रोप्राइटरशिप के? ग्रोथ में नहीं हो पाएगी, है ना। तो अकेला व्यक्ति कितना ही ग्रो कर लेगा, ऐसा वाला है। ठीक है ना। ये और पैसे, एक अकेले बंदे के पास कितने ही पैसे होते हैं। क्लियर है क्या ये? ठीक है। उसके अलावा लैक ऑफ मैनेजरियल स्किल्स, मतलब एक अकेले के पास कितनी मैनेजरियल स्किल हो, क्या कितना कितना मैनेज कर पाएगा। दो लोग ज्यादा मैनेज कर पाएंगे कि एक बंदा ज्यादा मैनेज कर पाएगा? दो लोग, है ना। तो मैनेजरियल स्किल्स कितनी भी हो, कम पड़ जाती है। तो लैक ऑफ कंटिन्यूटी, मतलब ये एक सोल प्रोप्राइटर गया तो फिर क्या होता है, बिजनेस ही क्या हो जाएगा, खत्म। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है कम। अरे क्लियर है। ठीक है। तो कंपनी क्या है? एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु कंट्रीब्यूट मनी और मनी इज वर्थ टू अ कॉमन स्टॉक एंड यूज इट फॉर कॉमन। अपन टर्म तो पूरा इससे ही पढ़ेंगे। अरे पूरे सारे के सारे चैप्टर्स के बनेंगे, 100% ऑफ चैप्टर्स। अकाउंट्स, इको, बिजनेस, सबके अंदर है। जितने भी चैप्टर हैं तुम्हारे में, सबके हैं। ठीक है, दिखाऊंगा मैं तुमको। ठीक है। दीदी मैम के का रिवीजन देखा था, उसमें भी इंक्लूड है, वो इसी से हमने इंक्लूड किया। ठीक है। चलो। तो कंपनी को अपन क्या बोल सकते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं, एक अकेला नहीं होता, बहुत सारे लोग होते हैं। और वो पैसे वैसे लगाते हैं। ठीक है। कॉमन स्टॉक में, टू बी यूज इट फॉर कॉमन पर्पस। ठीक है। कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं? सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब कंपनी एक अलग पर्सन की तरह हम देखते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, मतलब कंपनी में ओनरशिप का आदान प्रदान काफी आसान होता है। और समझ, ये आपको डिफरेंस के टाइप भी आ जाएगा, ये भाई ये वाला फीचर पार्टनरशिप में होता है कि कंपनी में होता है, इस तरीके से थ्योरी क्वेश्चंस के लिए ये काम है। क्लियर है गाइस? कंपनी में क्या खास बात होती है? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर इज सेम एज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप। क्लियर है? शेयर्स के थ्रू हम क्या ट्रांसफर कर सकते हैं? ओनरशिप। क्लियर है नहीं? ठीक है। उसके बाद फिर आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या है? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, मतलब रावण है कंपनी, याद है? रावण। चलो ठीक है, छोड़ो, नहीं याद आ रहा तुम लोग को। परपेचुअल एग्जिस्टेंस मतलब कंपनी अमर है, समझ रहे हो? उसको सिर्फ वाइंडिंग अप वाले प्रोसीजर की तरह मारा जा सकता है। ठीक है। अदरवाइज कंपनी जो है वो परपेचुअली चलती चली जाएगी, क्योंकि एज वेज होकर मरेगी तो है नहीं कंपनी। अरे समझ, क्लियर? आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है। इस कारण से क्या होगा, कंपनी चलती जाएगी। परपेचुअल मतलब अमर होना। ठीक है। लेकिन हाँ, कंपनी बंद की जा सकती है क्या? हाँ। क्लियर है? फिर क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी में एक फीचर होता है काय का? लिमिटेड लायबिलिटी का। मतलब क्या है लिमिटेड लायबिलिटी का? कि मेंबर्स ने जितना पैसा लगाया उतना ही डूबेगा। और कंपनी अगर लिमिटेड बाय शेयर्स है, ठीक है ना, तो मान लो 10 रुपए का शेयर है, तुम मेंबर बने हो, एक शेयर लिया है तुमने, और कंपनी का पेड अप कितना है? 6। सिचुएशन समझ आए? कंपनी का एक शेयर 10 रुपए का है। कंपनी शेयर के पैसे एक साथ नहीं मंगाती, आप लोगों ने किया हुआ है कंपनी में। शेयर पहले कंपनी ने 5 रुपए मंगाए, फिर 1 रुपए मंगाए, फिर 3 रुपए मंगाए। मान लो कंपनी ने 6 रुपए मंगाए, बाकी के 4 रुपए भी बचे हुए 10 रुपए का एक शेयर। क्लियर है? क्या होगा अगर मान लो कंपनी इस बीच में डूब गई? ठीक है ना, तो मेंबर से वो 4 रुपए जरूर मंगाए जाए। ठीक है ना, लेकिन उससे ऊपर, तो इसने आपकी लाइबिलिटी को लिमिट कर दिया। इसका मतलब एक पार्टनरशिप फर्म जो बनी, एक पार्टनरशिप फर्म बनी, ठीक है, और उसने क्या किया, मतलब अगर मान लो कि पार्टनरशिप फर्म है, तो अगर इसने क्या ले रखा है, लोन,
खूब सारा लोन ले रखा है, क्लियर है। अब मान लो कि पार्टनरशिप फर्म डूबी ना, तो ये लोन वाला जो है वो बिजनेस के एसेट नहीं देगा। मान लो इनकी फैक्ट्री में आग लग गई, पार्टनरशिप फर्म में पूरा सब कुछ जल के खाक होगा, तो ये लोन वाला बोलेगा कि भैया घर बेच के दो पैसे। मान लो कि ये पार्टनरशिप फर्म ना हो करके, मान लो कि यहाँ पर क्या हो, कंपनी, इन लोगों ने क्या बनाई है, कंपनी। सेम हुआ, आग लग गई। अरे समझ में क्या, ये लोन वाले लोग, अच्छा तो ये लोग क्या कहलाएंगे, मेंबर, मेंबर डायरेक्टर, क्लियर है। अब मान लो कंपनी डूब गई, तो क्या ये लोग लोन वाले घर जा सकते हैं मेंबर्स के, नहीं, नहीं आया समझ में। तो ये फीचर है काय का, ये फीचर क्या एक्सप्लेन कर रहा है, लिमिटेड लाइबिलिटी ब्रश है। कंपनी के अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली हो सकती है, आप जैसी बनाना चाहो बना लो। एक और बिल्कुल बीच का भी रास्ता है कि आप गारंटी कंपनी बना, गारंटी कंपनी बना लो, मतलब क्या होगा, कंपनी में फीचर क्या होगा, 10 रुपए का शेयर लिया है, बस तुमने बोला कि अगर कभी कोई कुछ ऐसा कंपनी वाइंड अप होती, कुछ ऐसा, 4 रुपए में घर से भी लेके आओ, तो वो 4 रुपए घर से लेके आना क्या हो गया, क्या हो गया, गारंटी। तो कंपनी कैन बी लिमिटेड, कंपनी कैन बी गारंटी, तो कंपनी कैन बी, नॉर्मली कौन सी बनती है, 99% ऑफ कंपनी एग्जिस्टेंस ऑफ कॉमन सील, कंपनी के सिग्नेचर के पॉइंट ऑफ से कॉमन सील बनाई जाती है। राइट है ना? तो वो सील जिस डॉक्यूमेंट पे लगती है, ऐसा मान लिया जाता है कि कंपनी ने साइन किया, डायरेक्टर्स वगैरह भी साइन करते हैं। पहले कंपलसरी होती थी पुरानी कंपनी एक्ट में, 2013 में नया कंपनी एक्ट आया, उसके बाद से ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन लगा सकते हैं, चाहो तो रख लो, चाहो तो नहीं रख लो, ऐसा है। ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी है जो कि अपनी मेंबरशिप से अफेक्ट नहीं होती, मतलब मेंबर्स कैन कम एंड गो, कंपनी विल गो ऑन फॉरएवर। अरे यही समझ में क्लियर है, ठीक है। मान लो कि कंपनी के 3 मेंबर थे, ए बी और सी, अरे समझ में, ठीक है। सी की डेथ हो जाती है तो भी कंपनी का एग्जिस्टेंस नहीं रुकेगा। पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता था, एक पार्टनर की डेथ से डिसोल्यूशन हो सकता था, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता है, क्लियर है। कंपनी कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब किसी के साथ भी ऐसे लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, जैसे दो लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, समझना रहे, ऐसे आप किसी कंपनी के साथ कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट, इतना एक अलग पर्सन माना जाता है कंपनी को, बिल्कुल एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एक अलग पर्सन। कानून में कंपनी एक डिफरेंट पर्सन की तरह ही ट्रीट होती है, ये समझ लो। क्या है क्लियर है बच्चों, ठीक है ना। फिर क्या है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स मतलब, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स मतलब कि कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय द शेयर होल्डर्स थ्रू द सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, ठीक है। कैपिटल कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं लोग, शेयर्स लेकर के, आपने शेयर्स लिए तो आप जो पैसे दे रहे हो वो एक्चुअली कंपनी के कैपिटल का हिस्सा है। सच शेयर्स आर ट्रांसफरेबल बाय मेंबर एक्सेप्ट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी में भी ट्रांसफरेबल होता है, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड होता है। प्राइवेट कंपनी में भी ट्रांसफरेबल होता है, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड होता है। आ रहा है समझ में, ठीक है ना। ये रही, Yes, sir. ये छिप जा रहा है ना इसमें, ऑनलाइन में आप लोग को समझ में आ रहा है ना, इसमें एक्सेप्ट लिखा हुआ है, बस हट जाता हूँ, ठीक है, ये दिख रहा है, ठीक है। इसलिए मैं अपने आप को थोड़ा सा और साइड कर देता हूँ, तो तुम लोग को दिखने ज्यादा लग जाएगा। लो, मैं काफी साइड हो गया हूँ, अब दिखने लग जाएगा तुमको, ठीक है ना, है ना। सच शेयर्स आर ट्रांसफरेबल, तो लोग लोग किस तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं कंपनी के कैपिटल में, शेयर्स खरीद करके, क्लियर है, वो शेयर्स खरीद करके कंट्रीब्यूट करते हैं, और उनके जो शेयर्स होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं, किसी और को भी वो बेच सकते हैं। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, देख लो, ठीक है। कंपनी क्या होती है, एक आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है ना। आर्टिफिशियल, कानूनी तौर पर क्रिएट होती है कंपनी, मतलब समझो कि उसको पर्सन का दर्जा मिला है, बाकी वो क्रिएट ऐसे नहीं हुई है, मतलब वो आर्टिफिशियली कानूनी तौर पर क्रिएट हुई है, लेकिन उसको एक पर्सन का दर्जा नहीं है, ठीक है ना। ऑल्सो द रजिस्ट्रेशन,
ये कैसे पता चलता है कंपनी एक अलग से पर्सन बन गई? जिस दिन रजिस्टर होती है ना कंपनी, उस दिन से कंपनी क्या बन जाती है, एक अलग। इनफैक्ट कंपनी का एक रेसिडेंशियल भी होता है, समझ रहे हैं? कि जिस स्टेट में बनी, स्टेट मतलब प्रदेश, जैसे एमपी में बनी है, यूपी में बनी है, तो वो वहां की कंपनी कहलाती है। हर स्टेट का अपना एक रजिस्ट्रार का ऑफिस होता है जो कि हैंडल करता है इसको। क्लियर? परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि कंपनी अपने मेंबर से अलग जिंदा रहती है, समझ रहे हैं? तो मेंबर्स हो सकता है कि चले जाएं, लेकिन कंपनी जो है वो रहे। क्या ये क्लियर? and it continues as to be in existence despite the death insolvent, मेंबर की डेथ हो जाए, मेंबर इंसॉल्वेंट हो जाए, कंपनी फिर भी जिंदा रहे। क्लियर है? ठीक है ना? फिर लिमिटेड लायबिलिटी क्या था, देखो जरा। लायबिलिटी ऑफ एवरी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड, समझ आ रहा है? ठीक है ना? कितने अमाउंट तक, जितने का उसने शेयर लिया है। जैसे 10 रुपए का शेयर लिया तो 10 रुपए फुली पेड अप कर लिया, तो और घर से उसको लेना नहीं पड़ेगा। ये अपन डिस्कस कर चुके हैं, है ना? जिसमें भी आगे बढ़ना है कुछ भी हो तो मुझे बताते हैं। तो अगर शेयर्स फुली पेड अप है, उसकी कोई फर्दर लायबिलिटी नहीं। क्लियर है? एग्जिस्टेंस ऑफ कॉमन सीट, तो नॉट अ नेचुरल कंपनी, नॉट नेचुरल पर्सन तो साइन नहीं कर सकती, तो उसमें क्या लगेगा, सिर्फ उसका क्या लगेगा, कॉमन सीट। अगर समझ कॉमन सीट अप्लाई कौन करेगा, ऑथराइज पर्सन। ऑथराइज पर्सन नॉर्मली कौन होता है, डायरेक्टर्स। कंपनी में कौन होते हैं, डायरेक्टर्स। ऑफिशियल पोजीशन होती है, ये लॉ में लिखा हुआ। क्लियर है? शेयर्स क्या होते हैं, कंपनी का जो पूरा कैपिटल होता है वो छोटे छोटे कागजों में डिवाइड होता है, जिन कागजों को हम क्या बोलते हैं, शेयर। अरे समझ में? ठीक है? तो कंपनी सबसे शुरू में जब बनती है तो कंपनी पैसा कैसे इकट्ठा करती है, कंपनी कागज छापती। अरे समझ में कि भैया हमको 1 करोड़ रुपए यूज करना है, तो 10-10 रुपए का एक कागज बेचेंगे तो 10 लाख कागज मिलने चाहिए, तो छापिए। तो जिस जिसको मान लो कि कंपनी में पैसे लगाना है, तो उसको एक रसीदें बांट रही है कंपनी। अरे सर, जिस जिसने शेयर खरीदा उसने पैसे दे दिए। कंपनी का कामकाज इससे चलेगा। और वो लोग, जिन लोग ने शेयर खरीद लिए वो लोग क्या कहलाएंगे, शेयर होल्डर। और वो लोग आपस में क्या कर सकते हैं, ओनरशिप चेंज भी कर सकते हैं। इन्हीं शेयर होल्डर में कुछ लोग क्या बन जाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कि कंपनी को एक्चुअली में चलाते हैं। क्योंकि अगर एक कंपनी के 1 लाख ओनर है, तो 1 लाख लोग तो मिलकर के डिसीजन ले नहीं पाएंगे। अरे समझ, ठीक है ना? तो इसलिए उनमें से कुछ नेता लोग चले जाते हैं, जिनको कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं, और वो लोग कंपनी का सारा डिसीजन लेते हैं। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन कंपनी की तरफ से सारी डिसीजन मेकिंग एक्चुअली में कौन पर्सन करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इंडिविजुअल डायरेक्टर की बात नहीं होती है। पावर किसके पास होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी ग्रुप ऑफ डायरेक्टर। ग्रुप ऑफ डायरेक्टर को सिलेक्ट कौन करता है, मेंबर्स जिन लोगों ने क्या लगाए हैं। क्लियर है? तो capital of the company is divided into units of a small denomination. These units are called shares. Clear, clear. ठीक है ना? अब these persons are known as shareholders, and the amount contributed by them is called share capital. इन लोगों ने शेयर खरीदे, शेयर होल्डर, और उनके पास जो अमाउंट उन्होंने कंट्रीब्यूट किया वो है शेयर कैपिटल। टाइप्स ऑफ शेयर कौन से होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। क्लियर है? 2 टाइप के शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी एक्चुअली रियल ओनर रहते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, जिनको कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेज टाइप की मिली है। क्लियर है? ठीक है ना? इक्विटी शेयर कौन से, इनको कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं मिलता, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिक्रीमेंट ऑफ कैपिटल, लेकिन एक्स्ट्रा क्या मिलता है इनको, वोटिंग राइट, जो कि नॉर्मली प्रेफरेंशियल को नहीं मिलता। ये एक एक्स्ट्रा राइट है इनके पास, कौन सा, वोटिंग राइट, क्योंकि किसको नहीं मिलता नॉर्मली, प्रेफरेंशियल को। प्रेफरेंशियल कौन सा टाइप के होते हैं, तो कई टाइप के होते हैं, कई तरीके से अपन प्रेफरेंस दे सकते हैं। एक प्रेफरेंस कैसे होगी, डिविडेंड वाली, समझ रहे? तो उसमें क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। अब ये नॉन वाले तो ऑब्वियसली बात है, इरिडीमेबल तो होते ही नहीं है। अरे समझ, क्लियर है? ये मना करते हैं। मैक्सिमम 20 years कंपनी रख सकती है प्रेफरेंशियल, उसके बाद उनको रिडीम करना पड़ेगा। रिडीम मतलब क्यूमुलेटिव मतलब कि 1 साल अगर डिविडेंड नहीं देता है। प्रेफरेंस शेयर पता है कैसे होते हैं, ऐसा नाम होता है उनका, 11% प्रेफरेंस शेयर्स, 12% प्रेफरेंस शेयर, इस तरीके से प्रेफरेंस शेयर्स के नाम होते हैं। जो नाम होता है उसमें उनका एक तरीके से इंटरेस्ट रेट होता है। क्या डिवेंचर पढ़ा है आप लोगों ने, भी नहीं पढ़ा है ना, क्योंकि आपको लेता हूँ। तो डिवेंचर के साथ भी ऐसे होगा, लेकिन ये शेयर होल्डर है, और वो जो है वो लोन प्रोवाइड करता है। तो प्रेफरेंस शेयर में जितना इंटरेस्ट लिखा हुआ उतना मिलेगा, नहीं मिल पाए, मान लो प्रॉफिट नहीं हो पाए, कंपनी को दे नहीं पाए, तो वो क्यूमुलेट कर लेंगे, वो हो जाते हैं क्यूमुलेट। मान लो कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ, नहीं पे किया, तो वो गए नॉन क्यूमुलेट, जिसको अगले साल भी नहीं मिलेगा। लेकिन क्यूमुलेटिव वाले को 1 साल मिला तो अगले साल उसको डबल मिल जाएगा, टोटल मिला के। 2 साल नहीं मिला तो तीसरे साल को 3 साल का मिल जाएगा। ये क्यूमुलेटिव होता है, जिसमें कि अगर आप कंपनी ये बोलती है कि हम आपका डिविडेंड पे नहीं कर पाए,
हम जोड़ते जाएंगे पूरा एक साथ, नहीं आएंगे समझ में। कुछ भी क्लैरिफिकेशन चाहिए हो तो बताते जाना। क्लियर है? अभी भी तेज है स्पीड थोड़ी सी है ना, मुझे बता देना। ठीक है ना? मैंने वैसे कम करने का भी कुछ किया नहीं था, मुझे याद रखा था। ठीक है। ठीक है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। तो रिकवरी ऑफ कैपिटल है ना, रिटर्न में रिडीमेबल होते हैं, मतलब रिफंडेबल। कंपनी 5 साल के प्रेफरेंस शेयर इशू करेगी कि हाँ लाओ पैसे दो। कंपनी एक्चुअली कैपिटल इशू करके कल कंपनी करती क्या है? पैसे का जुगाड़ करती है। कंपनी पैसे लेती है और फिर उससे अपना बिजनेस करेगी, जो भी प्रॉफिट होगा वो बांटेगी। ठीक है ना? लेकिन ये जो पैसे नहीं है ये कंपनी को वापस करने पड़ेंगे अगर कंपनी ने कौन से शेयर इशू किए? प्रेफरेंस शेयर। अंदर इक्विटी शेयर एक बार इशू किया तो वो कंपनी को वापस नहीं करेंगे, वो कंपनी यूज करती रहेगी। ज्यादा क्या करेगी? डिविडेंड बांटती है। जिस भी बंदे को दिक्कत है कि अब नहीं यार, अब हमको नहीं होल्ड करना और हमको नहीं लग रहा कंपनी आगे करेगी, दूसरे को बेच दो जिसको लग रहा है। लेकिन कंपनी वापस तभी लेगी अगर मान लो कंपनी बंद हो, वो भी तब देखा जाएगा कितना बचता है क्या होता है। नहीं ऐसा नहीं है। फिर क्या है? कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब कि ये जो प्रेफरेंस शेयर रहते हैं ना, ये ऐसे वाले इशू हो सकते हैं जो कल को कन्वर्ट होकर इक्विटी में बदल। इक्विटी किसी में कन्वर्ट नहीं हो सकता, लेकिन ये प्रेफरेंस या जो डिवेंचर डिवेंचर वगैरह होते हैं, ये सब ऐसे डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जिनको कल को कन्वर्ट करके आप कहीं बदल दो इक्विटी में। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या होता है? जो क्या होंगे? कन्वर्ट हो सकते हैं, सिमिलर है। और नॉन कन्वर्टेबल कौन से होंगे? जो नहीं होंगे कन्वर्ट। ठीक है, कोई डाउट है? पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग कौन से होंगे? पार्टिसिपेटिंग मतलब कि देखो, प्रेफरेंस का अपना प्रॉफिट मिला, फिर बाकी बच्चा किसको मिलता है? इक्विटी। लेकिन पार्टिसिपेटिंग वाले प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं कि उनका अपना हिस्सा मिला, फिर जब इक्विटी को मिलता है तो फिर आके लाइन में लग गए। अब ऐसा नहीं, तो वो कौन होता है? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। नॉन पार्टिसिपेटिंग ऐसा नहीं कर सकते। ऐसे नॉन कन्वर्टेबल वाले जो प्रेफरेंस शेयर होता है, कन्वर्ट ही नहीं होता। क्लियर? ठीक है। कुछ किसी पर्टिकुलर पॉइंट में कुछ भी ऐसा क्लैरिफिकेशन चाहिए तो बताते जाना। क्यूमुलेटिव लो, अब बता रहे हैं मुझे। ठीक है। ठीक है, तो एंजॉय द राइट टू एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट मतलब उनका जो प्रॉफिट जो मिल रहा है ना, डिविडेंड उनका एक्यूमुलेट होता जाएगा। एक साल में नहीं मिलता तो अगले साल मिलेगा। एंड द डिविडेंड इन केस द सेम इज नॉट पेड ड्यूरिंग द नॉन क्यूमुलेटिव, जिनका डिविडेंड एक्यूमुलेट नहीं हो। रिडीमेबल मतलब कि ये रीपे हो जाते हैं। इरिडीमेबल मतलब जो रिवाइड, मतलब रिफंड नहीं होंगे। लेकिन नीचे लिखा है देखो, नाउ ऑल प्रेफरेंस शेयर्स मस्ट बी रिडीमेबल। अब कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, convertible preference share can be converted into equity share within a specified period of time। लिखा रहेगा, कंपनी स्पेसिफाई कर देगी 5 साल बाद ये तुम्हारे प्रेफरेंस शेयर जो है किसमें बदल जाएंगे या बदल सकते हो, इसमें इक्विटी में, within a specified period of time। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, है ना, इंटरवल से 6 मंथ्स और 1 ईयर। पार्टिसिपेटिंग, ये फर्दर सरप्लस में क्या करेंगे? फर्दर सरप्लस में क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे। क्लियर? नॉन पार्टिसिपेटिंग क्या होगा? डू नॉट एंजॉय सच राइट्स ऑफ पार्टिसिपेशन इन द प्रॉफिट। मतलब इनको अपना तो मिल ही जाएगा प्रेफरेंस वाला, बाकी जो इक्विटी को मिलने वाले के लिए जो बचा हुआ है उसमें भी ये लोग आकर के हिस्सेदारी मांग लेंगे। किसमें लिखा होगा? हाँ, उसमें लिखा होगा कि ये पार्टिसिपेट। टाइप जो है वो पहले से मेंशन हो कि कौन से टाइप के आपको प्रेफरेंस शेयर्स मिले। अगर मैं अलग अलग टाइप इशू कर रहा हूँ तो मुझे हर टाइप को स्पेसिफाई करना पड़ेगा, नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा कि कौन सा? क्लियर है? डिफरेंस इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स में डिफरेंस क्या है? फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड किसको मिलता है? प्रेफरेंस को। इक्विटी को मिले ना मिले कुछ नहीं पता। अरे समझ क्लियर? अगर प्रॉफिट भी हुआ है, अच्छा अगर प्रॉफिट हुआ है तो बांटना कंपलसरी है क्या इक्विटी को? डिविडेंड नहीं। अगर समझ हो सकता है कंपनी बोले, डायरेक्टर सोचे कि चलो फ्लो बैक कर देते हैं, जो भी प्रॉफिट हुआ लेट्स रीयूज इट इन एक्सपेंशन ऑफ आवर बिजनेस। क्लियर है? प्रैक्टिकली बहुत सारी कंपनियां यही करती हैं। रीपेमेंट किसका होता है? प्रेफरेंस शेयर्स का। इक्विटी का तो रीपेमेंट का सवाल ही नहीं है। प्रेफरेंस का कितने दिन में हो जाएगा रीपेमेंट? मैक्सिमम 20 साल में तो हो जाएगा। बाकी कंपनी 10 साल के इशू कर ले, 5 साल के इशू कर ले, 15 साल के इशू कर ले, 25 साल के नहीं कर सकते। अरे समझ है? फिर रिडीमेबल वही हो गया, है ना। और वोटिंग राइट्स किसको मिलते हैं? इक्विटी को। वोटिंग राइट ऐसी चीज है जो कि प्रेफरेंस को नहीं मिलती। कंपनी एक्ट में एक प्रोविजन है जो बोलता है कि 2-3 साल में डिविडेंड मिलेगा प्रेफरेंस को, डिविडेंड डिविडेंड, तो इनके पास भी वोटिंग राइट आ सकती है। अरे सर, लेकिन ऐसा किसी किसी केस में ही होता है। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, तो ऑथराइज शेयर कैपिटल होता है,
जो कि कहाँ लिखा होता है, कंपनी के मेमोरेंडम। क्या आपने सुना है मेमोरेंडम का नाम? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का बेसिक डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें कि कुछ क्लॉजेज होते हैं। कंपनी का नाम होता है, कंपनी का मतलब बिजनेस तरीके होती है, वो होता है। कंपनी की लायबिलिटी होती है कि कंपनी लिमिटेड का शेयर्स है, लिमिटेड का गारंटी है या अनलिमिटेड है। कैपिटल होता है, जिसमें कि ये लिखा होता है कि कंपनी अपने लाइफ टाइम में कितना कैपिटल रेज कर सकती है, वो लिखा होता है। अरे समझ में, जो ऑथराइज कैपिटल है मेमोरेंडम में लिखा होता है, ये बताता है कि कंपनी अपनी लाइफ टाइम में इतना कैपिटल रेज कर सकती है। ये चेंजेबल होता है, कल को चेंज वेंज भी कर सकते हैं इसको। क्लियर है? तो ऑथराइज के दो पार्ट होते हैं। एक ऑथराइज में से जितना अपन ने इशू किया, यानी कि मान लो कि कंपनी ने बोला 1 लाख शेयर इशू कर रहे हैं 10-10 रुपए की, क्योंकि उनको 10 लाख रुपए कटते हैं। लेकिन हो सकता है कि ऑथराइज कैपिटल आपका 1 करोड़ का हो, समझ रहे? ऑथराइज कैपिटल अगर 1 करोड़ का है, तो इसका ये मतलब होता है कि आप 1 करोड़ तक भी रेस कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी मैं सिर्फ 10 लाख रेस कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ऑथराइज के दो पार्ट हो गए, एक इशूड और एक इशूड में फिर क्या होगा? मैंने जब इशू किए तो कुछ लोगों ने सब्सक्राइब किया, कुछ लोगों ने नहीं किया, समझ आ रहा है? ठीक है, तो जो सब्सक्राइब है वो आगे बढ़ेगा, और अनसब्सक्राइब मतलब कि जो लोगों ने टेकअप ही नहीं किया। मान लो मैंने 10 लाख के शेयर इशू किए, कंपनी में जो लोग हैं 95, मतलब 10 लाख के थे ना, तो 9.5 लाख के लिए ही क्या हुआ, लोग इंटरेस्टेड हुए। 9.5 लाख के लिए मतलब बाकी कुछ शेयर बचे रह गए, किसी ने बोले नहीं कि हमको खरीदना है, नहीं ऐसा समझ। ठीक है ना? तो ये अगर एक लिमिट से कम होता है, तो कंपनी तो आगे नहीं बढ़ सकती उसमें। जैसे मैंने अभी एग्जांपल में 95%, तो 95% है तो सब्सक्राइब है। सब्सक्राइब के फिर दो है कि सब्सक्राइब में से भी फिर अपन क्या करते हैं, मान लो 10 रुपए, पूरे 10 रुपए जरूरी नहीं कि एक बार में मंगाए। हो सकता है अपन कैसे मंगाए, 5 रुपए भी दे दो, 3 रुपए, फिर 3 रुपए, तो वो होगा आपका कॉल, जितना आपने कॉल किया। तो कॉल्ड और इनकॉल्ड, समझ रहे? अनकॉल्ड को आप हो सकता है कि ऐसे रिजर्व कर दो। ये जो लास्ट में नीचे लिखा हुआ है ना, रिजर्व कैपिटल, ये क्या है? रिजर्व कैपिटल क्या है? जिसको कि आपने बोल दिया कि इसको हम सब इमरजेंसी में मंगाएंगे, वाइंड अप, तो वो होता है रिजर्व कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल जितना मंगा लिया है कभी, तो मंगा कितना सकते हैं? जैसे 10 रुपए का एक शेयर है, तो 10 ही रुपए मैक्सिमम में मंगा सकते हो। क्लियर है? कहते हैं मान लो 5 रुपए मंगाया, तो कॉल्ड अप कितना हो जाएगा? 5। अब उसमें से भी मान लो कुछ मेंबर ने 5 में से 3 ही दिए, तो पेड अप कितना हो जाएगा? 3। समझ में आ रहा है? Authorized capital, maximum amount of capital which the company is authorized to raise from the public. This is specified in the memorandum of association of company. Issued capital indicates that part of the authorized capital which is offered to them. Issued मतलब मैंने ऑफर किया पब्लिक से। सब्सक्राइब कौन सा है? विच इज एक्चुअली परचेज, जो लोगों ने बोला कि हाँ चलो हम खरीद रहे हैं। आ रहा है समझ में? होल्डर कैपिटल उस परचेज में से जितने लोगों ने, लोगों से हमने मंगाया, मतलब मान लो 1 लाख शेयर है, 1 लाख शेयर 10 रुपए के, 10 लाख हो गए। लेकिन हमने अभी 1 लाख शेयर तो 10-10 रुपए नहीं मंगाया, 5-5 रुपए ही मंगाया, तो मतलब 5 लाख रुपए मंगाया, तो 5 लाख इज वॉट कॉल्ड अप। पेड अप कैपिटल कितना हो? उस 5 लाख जो मंगाया उसमें से भी कम लोगों ने पे कितने किया? अभी 4 लाख, अभी 1 लाख अनपेड है, तो 4 लाख क्या हो गया पेड अप, 1 लाख क्या हो गया अनपेड। रिजर्व कैपिटल इनकॉल्ड वाला, जिसको अपन ने क्या कर दिया, अपन ने उसको बोल दिया कि नहीं, इसको हम सिर्फ लिक्विडेशन के टाइम, नॉर्मली अनकॉल्ड रहता है, इसको कभी भी मंगा लो। लेकिन अगर मैं उसको बना दिया डेलिबरेटली क्या, रिजर्व क्या, तो क्या हो जाएगा वो अलग। याद रखना, कैपिटल रिजर्व इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। जो अपन फोर्फीचर में एंड में करते हैं ना, वो कैपिटल रिजर्व होता है, ये रिजर्व कैपिटल, ये अनकॉल्ड कैपिटल का पार्ट है। किसका पार्ट है ये? रिजर्व कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल। ठीक है? ठीक है, प्रॉब्लम अपन दूसरे से कर लेंगे। वैसे ये बहुत सिंपल है कि 2 लाख 20 लाख रुपए के, 20 लाख रुपए का ऑथराइज कैपिटल, तो 2 लाख शेयर कंपनी इशू कर सकती है 10-10 रुपए वाले। अभी इसने कितने ऑफर किए? 1,90,000। तो ऑथराइज कैपिटल कितना हो गया? 2 लाख शेयर का 20 लाख। इशूड कितना हो गया? 190। पर बिके कितने? 180। तो सब्सक्राइब कितना हो गया? 180। अरे समझ, डायरेक्टर ने कितना मंगाया? 6 रुपए। तो 180 इंटू 6 करोगे तो क्या आ जाएगा? कॉल। लोगों ने क्या किया? 2 रुपए 1,000 शेयर पे नहीं लाए, तो इनको काट के बाकी का क्या होगा? पेड अप लाए। इस तरीके से होगा, समझ आ रहा है? ठीक है ना? ये वही प्रॉब्लम चल रहा है, देख पा रहे हो आप? अनकॉल्ड, ठीक है, ये कॉलम एरियर आ गया, समझ में आया? फिर से देखना चाहिए। ठीक है, सेम प्रॉब्लम चल रहा है, बस उसके सारे हिस्से बता दिए गए हैं, है ना? सब में सेम प्रॉब्लम है,
देखो नीचे क्या दिया हुआ है, ऑथराइज्ड कैपिटल 2 लाख शेयर 20 लाख रुपए। ठीक है, इशूड कितना है 190, अनइशूड कितना है 10,000। फिर कितना है, सब्सक्राइब कितना है 180, अनसब्सक्राइब कितना है 10। फिर क्या है, कॉल्ड अप कितना है 180, अनकॉल्ड कितना है 180। गड़बड़ हो गई है, 180 है और अच्छा 180 इंटू 6, और अनकॉल्ड कितना है 180 इंटू, ठीक है, और पेडअप कितना है 180 इंटू 6, और उसमें से माइनस कर दिया हमने 2,000। क्या ये क्लियर? ठीक है, ब्रेक चाहिए क्या? ठीक है, डिफरेंस कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल में क्या डिफरेंस? आती बात है, कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट का पार्ट होता है, अरे रिजर्व कैपिटल क्या होता है, अनकॉल्ड कैपिटल में एक्चुअली तो कोई लेना देना नहीं है दोनों का, नाम बस है। अरे सुन इसका नहीं है, चलो इसके डिफरेंस, अरे सुन, ठीक है ना, क्लियर? तो है ना? ठीक है, ये है तुम लोगों को क्या बताया था गया, ये बताया था गया स्कूल स्कूल में, इसमें कवर्ड है कहीं पे? क्योंकि ये है कभी लेना देना जरूरत से बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ऐसे तो कंपनी एक्ट के 50 प्रोविजन। ठीक है ना, चलो, तो थोड़ी सी अकाउंटिंग में देख लेते हैं, है ना? ठीक है, अकाउंटिंग फॉर शेयर्स में क्या है, फॉर कैश और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। फॉर कैश को ले तो पैसे लेके शेयर देना, देखो कंपनी क्या कर रही है, कैपिटल का जुगाड़ कर रही है। अरे सुन जैसे जोमेटो, जोमेटो अभी सुना ना आप लोगों ने, जोमेटो का आईपीओ आया, क्लास में भी अपन ने डिस्कस किया ना शायद। ठीक है चलो, कोई दिक्कत नहीं, सुनो मेरी बात। कुछ लोगों ने कंपनी बनाई, कुछ लोगों ने कंपनी बनाई, 10-15 लाख रुपए लगाए और पूरा वर्कफोर्स तैयार कर लिया और कॉन्सेप्ट हिट हो गया, समझ रहे? ठीक है, तो उनका जो कॉन्सेप्ट है वो उनके पास है, ओनरशिप जो थी वो मान लो कि 3-4 लोग थे, चारों 25-25% के मालिक। अरे असलम, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट इतना जबरदस्त था कि 15 लाख रुपए उन्होंने लगाया, लेकिन कॉन्सेप्ट इतना जबरदस्त था कि अब वो 1,000 करोड़ कमा सकते हैं। तो उन्होंने एक्चुअली 7,600 करोड़ का वो कर लिया, $1 बिलियन कंपनी हो गई। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा लोगों को। ठीक है, तो वो उसका एकदम से बढ़ गया रहा है। तब उन्होंने कहा कि अब हम क्या करते हैं, अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। तो वो जो ओनर्स थे वो पब्लिक इशू लेकर के आए। तो जब ओनर्स पब्लिक इशू लेकर के आते हैं जिसको हम लोग आईपीओ के नाम से जानते हैं, उसमें एक्चुअली वो लोग जिन लोगों ने कंपनी बनाई है उसमें बड़ा कर दिया है, ठीक है, वो लोग एक्चुअली अपने शेयर बेच रहे होते हैं आईपीओ में, समझ रहे हो? तो आईपीओ इज व्हाट, एक बनी बनाई कंपनी का अपना शेयर बेच रहे हैं, समझ रहे हो? तो मेरे पास 25% शेयर थे, मैंने 5 लाख रुपए से कंपनी बनाई थी, लेकिन मेरे अब 15% मैं अपने पास कितने रख रहा हूँ, मान लो 10%, समझ रहा हूँ? मैं अपने 15% शेयर 2,500 करोड़ में बेच रहा हूँ। अरे सुन, इट्स लाइक दैट, समझ रहे हो? तुम लोगों ने अपने 10% शेयर 250 करोड़ में बेच दिए, 300%। क्लियर? समझ में आ रहा है? क्योंकि कॉन्सेप्ट कितना हिट हो गया था, लोग 10% शेयर के लिए इतने रुपए देने तैयार है। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो और कैश मतलब कि कंपनी ने कैश लिया और शेयर दे दिया, और कंसिडरेशन अदर देन कैश मतलब कंपनी ने बोला कि हाँ, जमीन है, नहीं है तुम्हारे पास जमीन, हम तुम्हें शेयर दे देते हैं, तुम जमीन दे दो, तो जमीन के बदले में शेयर दे दो। क्लियर है? और कैश में क्या होगा, या तो लमसम मंगा लेंगे, तो 10 रुपए शेयर है तो 10 रुपए एक बार में, या तो इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट मतलब 3, 2, 2, 2, 5, 3 जो भी। प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। ठीक है, क्या प्रोसीजर है? पहले प्रोस्पेक्टस इशू होता है। प्रोस्पेक्टस एक एडवर्टाइजमेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी अपने बारे में पूरा बताती है। जैसे जोमेटो, इसने जब आईपीओ लेकर के आया तो उन्होंने क्या बताया, ये देखो हम जो है वो अच्छा खासा कॉन्सेप्ट लेकर के आएंगे, अब हम उसको इंडिया में भी चलाएंगे, विदेशों में भी चलाएंगे, ऐसा सब उन लोगों ने कहा कि हम इतना सब करेंगे अगर आप और पैसे दे, ऑलरेडी एक तो एक क्लियर है, तो वो अब और अपना बिजनेस एक्सपांड करेंगे, उसके लिए उनको पैसे चाहिए। क्लियर है? ठीक है, अदरवाइज तो कंपनी बड़ी हो चुकी है, किसी बंदे को अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, समझ रहे हो? तुम चाहे को खरीदोगे वो उस कंपनी का शेयर, तुम काय को खरीदोगे उस कंपनी का शेयर, तो वो तो हिट हो चुकी है ना जितनी होनी थी मान लो, तो फिर अब और ग्रोथ के चांसेस नहीं है, तो कोई काय को पैसा, हम उसमें पैसा इसलिए नहीं लगा रहे कि वो, हम जो पैसा लगा रहे हैं ना, वो उनके लिए एक्चुअली में एग्जिट है, समझ रहे हो? प्रमोटर अब बाहर हो रहा है,
उसने अपने 10 रुपए के 1 करोड़ बनाए, अब वो 1 करोड़ में बेच करके जा रहा है। अब वो कंपनी 1 करोड़, तुम 1 करोड़ में खरीद रहे हो जो चीज, तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये 5 करोड़ जाएगी, 10 करोड़ जाएगी। आ रहा है क्या समझ में? ठीक है ना? इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, सबसे पहले क्या होता है, प्रोस्पेक्टस इशू करती है मतलब जो कंपनी अपने शेयर बेच लेने के लिए, तो वो पहले एक डॉक्यूमेंट छपाती है जिसमें कि लोगों को बताती है, तो लोग क्या करेंगे, उसको देख करके दे will expect कि हाँ भाई क्या होगा, कंपनी में ये जो कंपनी पैसा वो करने वाली, इनवाइट करने वाली है, उससे पहले प्रोस्पेक्टस, उस प्रोस्पेक्टस को देख करके लोग इनविटेशन भेजेंगे। अब ये सारा काम ऑनलाइन होने लग गया, ठीक है ना? तो लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन भेजेंगे कि हाँ हाँ हमको चाहिए ये शेयर। अगर समझ तो हो सकता है एप्लीकेशन के हमें ही कंपनी पूरा पैसा मंगा ले, या फिर एप्लीकेशन जैसे में कुछ तो मंगाती है, इन्हीं चीजों की हमको क्या करनी पड़ती है, अकाउंट्स में रिकॉर्ड। समझ में आ रही है? और फिर कंपनी सोचती है, अब मांगने वाले तो बहुत ही हो सकते हैं ना, कंपनी के पास 100 शेयर है देने के लिए, मांगने वाले 10,000 आ गए, तो कंपनी चुन लेगी 100 लोगों को, या तो फिर सबको आधा आधा दे देगी, ये जैसा भी। खैर खैर आधा शेयर नहीं होता, लेकिन एक बात है, आ रहा है समझ में? ठीक है ना? और फिर उसके बाद फिर कंपनी मनी कॉन्वर्सेशन, सिंपल बात है। ठीक है ना? इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस में क्या होता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनी एंड द मैनर इन विच मनी इज टू बी कलेक्टेड फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव मतलब फ्यूचर इन्वेस्टर। ठीक है, क्लियर? उसके बाद फिर क्या है, व्हेन प्रोस्पेक्टस इज इशूड टू द पब्लिक, मतलब तो प्रोस्पेक्टस किसको इशू होता है, पब्लिक में इशू होता है। तो जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर है इंटेंडिंग टू सब्सक्राइब द शेयर ऑफ द प्रोस्पेक्टिव, मतलब जो फ्यूचर, जो भी जिसको लग रहा है कि हाँ यार ये कंपनी ग्रो करेगी, तो वो क्या कर देगा, प्रोस्पेक्टस के बेस पे वो अप्लाई करेगा, कंपनी में अप्लाई करेगा। समझ रहे? तो उस प्रोस्पेक्टस में लिखा हो कि अगर आप अप्लाई करोगे तो थोड़े थोड़े पैसे देते, वो पैसे लगा करके क्या होगा, वो एप्लीकेशन लॉन्ग एप्लीकेशन मनी फॉलोइंग जर्नल एंट्री विल बी पास। तो उसकी क्या जर्नल एंट्री पास होगी, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। और जितने अलॉट हो जाएगा, याद रखना, जितना अलॉट हो जाएगा उससे हम क्या एंट्री पास करेंगे, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर। मान लो कंपनी ने 100 रुपए मंगाए, 100 रुपए की एप्लीकेशन आई, तो 100 रुपए ऊपर 100 रुपए नीचे ऐसे एंट्री। लेकिन जो फर्स्ट एंट्री है वो जनरली ज्यादा से हो जाती है, क्यों? क्योंकि मांगने वाले ज्यादा हो जाते हैं। समझ आ रहा है? ठीक है ना? कंपनी 100 रुपए के शेयर इशू करती है, मांगने वाले 150 के मांग रहे हैं, तो कंपनी के पास है नहीं ना। ठीक है, क्योंकि ये पूरा प्लान होता है, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता कि 150 आए तो चलो 150 दे दो, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं, अगर आप 100 रुपए मांग रहे हो तो आपको 100 ही रुपए मिलेंगे, मतलब। ठीक है। अब उसके बाद कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मीटिंग होती है, वो बोलते हैं कि यार इतनी सारी एप्लीकेशन है, पहले इसको दे देते, सर इसको नहीं देते, इसको दे देते, इसको नहीं देते। जितने लोगों को दे दिया, जितने लोगों को नहीं दिया, हम लोग क्या करते हैं, जयराम जी की जितने पैसे आए थे वो वापस कर देते हैं। एंट्री क्या होती है उसकी, शेयर एप्लीकेशन टू दैट। नहीं आ रहा समझ में? इसमें नहीं हो, जिसको वापस कर देते, रिजेक्ट कर देते हैं, उनके लिए क्या करते हैं, शेयर एप्लीकेशन टू दैट। नहीं आ रहा समझ में? और जिनको चुना है हम इनको शेयर देंगे, उनके लिए पहली एंट्री क्या होती है, सबसे नीचे वाली देखो जरा, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। आ रहा है समझ में? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल करी, ये सिर्फ उतने अमाउंट होगी जितने लोगों को हमने क्या किया है, शेयर दिया है। और साथ ही साथ हम उनसे अब अलॉटमेंट का पैसा मांगा, हमने कहा कि भाई एप्लीकेशन में पूरा नहीं मंगाया था, 10 रुपए का शेयर था, 5 रुपए मंगाया था, 3 रुपए और भेज दे जो हम अलॉटमेंट बोल रहे हैं। उसमें मंगाने की एंट्री क्या होगी, अलॉटमेंट टू कैप्चर। क्या एंट्री होगी, अलॉटमेंट टू कैप्चर। कैसे निकालोगे, शेयर जितना अलॉट की मल्टीप्लाइड बाय अलॉटमेंट। क्लियर है ना? उसके बाद फिर पैसे जाएंगे, पैसे जाएंगे तो तुम क्या कर दोगे, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। बैंक टू अलॉटमेंट तुम करोगे तो हो सकता है कि पूरे पैसे ना आए, हो सकता है कि पूरे पैसे ना आए, तो फिर कॉलिंग अरियर या इस तरीके से आए, नहीं आया समझ में? तो मान लो कि तुमने मंगाया 10,000, 9,000, 1,000 रुपये ऑटोमेटिकली क्या बच गया, अनपेड टाइप का। क्लियर है? क्लियर है? कोई दिक्कत है क्या इसमें? ठीक है। अब कॉल का, कॉल क्या है, अलॉटमेंट कर दिया। अब उसके बाद फिर फर्दर कॉल, कॉल कितने भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि कंपनी उसमें 10 रुपए या 20 रुपए जितने का भी शेयर है, तो कितनी इंस्टॉलमेंट में मंगा। क्लियर? तो कंपनी ने पहले एप्लीकेशन में कुछ पैसा मंगाया, फिर उसका अलॉटमेंट में कुछ पैसा मंगाया, वो और मल्टीपल, 1 कॉल, 2 कॉल, 3 कॉल, जितने भी उसको डिवाइड करना है वो कर सकती है। चाहे तो कंपनी पूरा का पूरा पैसा कम मंगा ले, एप्लीकेशन में करेंगे। कॉल इज अ डिमांड मेड बाय द कंपनी, कंपनी डिमांड कर रही है कि भैया पैसे दे दो। समझ आ रहा है? ठीक है ना? और कॉल का पैसा फेस वैल्यू तो 25% ज्यादा नहीं होगा, इसका मतलब अगर मान लो 10 रुपए शेयर, तो 2.5 रुपए से ज्यादा का एक कॉल नहीं हो सकता।
₹10 का एक शेयर है, तो कितने का मैक्सिमम कॉल हो सकता है? ₹2.5। ₹12,000। और एक कॉल और दूसरे कॉल के बीच में कितना अंतर होगा? कम से कम कितना अंतर होगा? 1 महीने का। ठीक है, सारा एक के लिए समझना। ठीक है, कॉल मंगाने की क्या एंट्री होती है? जब कॉल का पैसा कंपनी मंगाती है तो क्या एंट्री होती है? देखो, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कितना एंट्री होती है? शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। और जब पैसे आते हैं तो क्या एंट्री होती है? बैंक टू फर्स्ट कॉल। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब अगर मान लो प्रमोटर, प्रमोटर कौन है? जो कंपनी स्टार्ट करते हैं, समझा ना, जो मेन लोग होते हैं। ठीक है, जो इनिशिएटर टाइप के होते हैं, वो लोग क्या करते हैं? वो लोग अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो वो कंपनी में कुछ शेयर ले लेते हैं बिना पैसे के, कि हमने इतनी मेहनत की कि हमको फ्री में दो, ऐसा होगा। क्लियर है? तो उसकी एंट्री क्या होती है? इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट नाम से डेबिट कर देती है। समझ आ रहा है? इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट डेबिट करी टू इक्विटी शेयर, क्या नहीं है ऐसे। ठीक है, तो उसके और उनमें शेयर नोट लिए। इशू ऑफ शेयर, तो ब्रेक कर ले थोड़ा सा, की कर ले, बताओ। मुझे कोई दिक्कत नहीं। वैसे सेकंड मीटिंग ओवर होने वाली है, चलो 10 मिनट को देखते हुए। ठीक है, 10 मिनट में रिस्टार्ट। चलो चलो चलो, पढ़े पढ़े पढ़े। ठीक है, अबे नाला है। चलो, इश्यू ऑफ शेयर्स। आवाज आ रही है बेटा? खूबी। Yes, sir. हाँ, चलो। अब इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार और एट प्रीमियम। एट पार बोले तो ₹10 के शेयर ₹10 में। एट प्रीमियम बोले तो ₹10 के शेयर 12, 13, 15, 14 जितने में भी करना है उतने में। तो जितना एक्स्ट्रा है वो क्या होगा? प्रीमियम। ठीक है, अब इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। ठीक है, तो इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, कंपनी शैल नॉट मतलब कंपलसरी है कि आप नहीं कर सकते हो डिस्काउंट पर। ठीक है, तो कंपनी शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती। ठीक है बच्चे, है ना, ये कंपल्शन है। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, सेक्शन 54 में दिया हुआ है। ठीक है, कि कंपनी अगर मान लो कि अपने स्वेट इक्विटी शेयर्स का उसका एक्सेप्शन है, अपने एम्प्लॉइज और डायरेक्टर्स को अगर इशू कर रहे हैं तो उसको डिस्काउंट में कर सकते हैं। ठीक है, चलो, इशू ऑफ शेयर्स एट पार। पवन लिमिटेड ने इनवाइट करे एप्लीकेशंस फॉर 30,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each. पेमेंट was to be made as follows: ₹3 एप्लीकेशन पे, ₹3 अलॉटमेंट पे, ₹3 फर्स्ट कॉल पे और ₹3 सेकंड कॉल में। ठीक है बच्चे, देख पा रहे हो आप इसको? ठीक है ना? All the shares were fully subscribed. All the shares were fully subscribed.
शेयर इशू एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹8,000. शेयर इशू का भी एक्सपेंस हो गया. 4,000 फुली पेड शेयर्स वर इशू टू प्रमोटर फॉर देयर सर्विसेज. दो तीन चीजें एक साथ दे दी, ठीक है ना. अपन पहले नॉर्मल करते हैं. 30,000 शेयर्स की एंट्री. तो ये जो 30,000 शेयर इशू किए हैं 10 रुपए के हैं, 3 रुपए एप्लीकेशन पे. तो अपन ने क्या किया, बैंक अकाउंट को डेबिट किया 30,000 इंटू 3, 90,000 से ये डेबिट हो गया. बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, पहली एंट्री क्या होगी अपनी, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितने से होगी, जितनी एप्लीकेशन है मल्टीप्लाइड बाय जितना एप्लीकेशन का अमाउंट है. बोले ये समझ में आई ये वाली बात ही नहीं है, क्या ये क्लियर है? ठीक है. उसके अलावा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये भी अपन ने कर दी क्योंकि कोई ओवर सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं था. तो इसको अपन क्या बोलते हैं कि एप्लीकेशन का पैसा कहां पर ट्रांसफर कर दिया उन्होंने, कैपिटल. एक्सेस होता तो रिफंड कर देते, एडवांस में यूज करना होता तो अलॉटमेंट में डाल देते. हेलो हेलो, यानी एप्लीकेशन तो डेबिट होता, क्रेडिट हुआ शेयर कैपिटल कितने से, जितना की पैसा हमको उनसे लेना था. क्रेडिट हो जाता बैंक. अगर मान लो क्या होता, बैंक आप क्रेडिट कर देते, इक्विटी शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू बैंक कर देते. कब, जब रिफंड होना होता तो क्या एंट्री करते, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू बैंक. और अगर एडवांस मिल गया, अपन बोल रहे हैं अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे, तो क्या एंट्री करते, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट. आपको याद है एक ही एंट्री करते थे हम, एप्लीकेशन टू बैंक टू शेयर कैपिटल टू अलॉटमेंट. नहीं आया समझ में. जो एडवांस है वो अलॉटमेंट में जाता था, जो रिफंड है वो टू बैंक में जाता था, और जितना ड्यू था वो कहां जाता था, टू शेयर कैपिटल. ठीक है. उसके बाद फिर अपन क्या करेंगे, अलॉटमेंट मंगाएंगे. क्या करेंगे, अलॉटमेंट मंगाएंगे. अलॉटमेंट भी कितने रुपए का, देखो बच्चे ऊपर लिखा हुआ है, अलॉटमेंट 3 रुपए का है. कितने रुपए का है, 3 रुपए का. कितने शेयर है, 30,000. कितने शेयर है, 30,000. 30,000 शेयर है तो क्या करेंगे, 30,000 इंटू 3 मंगा लेंगे. तो मंगाएंगे तो देखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 90,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल. अरे यही समझ में, ठीक है ना. ये मंगाने की एंट्री हो गई, और उसके बाद फिर एंड में पैसा मिल गया आपको, तो बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 30,000 इंटू 3. ये बहुत बेसिक वाला क्वेश्चन है जिसमें कि सारा पैसा प्रॉपरली आ गया. समझ में आ रहा है. तो अगर आप एंट्री का सेट देखोगे तो एंट्री का सेट कहता है कैसे, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, फिर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक टू अलॉटमेंट. यही 4 एंट्री अभी तक बताई गई. ठीक है. फिर क्वेश्चन सेम है ना. तो अब क्या हो रहा है, फर्स्ट कॉल मंगा रहे हैं. फर्स्ट कॉल मंगाया अपन ने 30,000 शेयर्स पे, 2 रुपए का फर्स्ट कॉल है. देखो ऊपर लिखा हुआ है, क्वेश्चन बना हुआ है, 2 रुपए का फर्स्ट कॉल है, 30,000 शेयर है, 30,000 इंटू 2 करके क्या आ गया, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल. कितना हो गया, 30,000 इंटू 2 60,000. क्लियर है. फिर बैंक टू फर्स्ट कॉल, जब पैसे आ गए, तो बैंक टू फर्स्ट कॉल. समझ में आ रहा है ये पक्का, है ना. उसके बाद फिर सेकंड कॉल, है ना. सेकंड कॉल पे लोग लास्ट है तो उसको फाइनल कॉल भी बोल देंगे. तो फाइनल कॉल अपन ने डेबिट किया टू शेयर कैपिटल. पैसा आया, क्या एंट्री करोगे, बैंक टू फाइनल कॉल. क्लियर है. 60,000 से ये वाली एंट्री भी हो जाएगी. ठीक है. 40. फिर क्या है, पवन लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 30,000 शेयर्स ऑफ 10 each. पेमेंट वाज टू बी मेड एज फॉलोज. मतलब ये वही वाला क्वेश्चन, बस लास्ट का दिया हुआ है. शेयर इशू के एक्सपेंसेस की एंट्री देख लो एक बार, ये एज इट इज याद कर सकते हो क्योंकि इसकी यही एक एंट्री होगी सिंपल. शेयर इशू किया कर एक्सपेंसिव है, और प्रमोटर की यही वाली एंट्री होगी. ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, गुडविल हो जाएगी. लेकिन पॉइंट क्या है कि शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा. आ रहा है समझ में. ठीक है. शेयर इशू होंगे तो ठीक है. इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. ठीक है. क्वेश्चन में जो भी लिखा रहेगा उसके हिसाब से हमको सारा कुछ करना है. इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम. इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम का क्या मतलब कि कंपनी अपने शेयर किस में इशू करेगी, प्रीमियम पे. मतलब 10 रुपए का शेयर है तो 12 रुपए, 13 रुपए, 15 रुपए, जितने में करना. अगर कंपनी फेस वैल्यू से ज्यादा पे शेयर इशू करती है, कि मान लो 10 रुपए का फेस वैल्यू है और कंपनी शेयर इशू कर रही है 12 रुपए में, तो 2 रुपए का क्या कहलाएगा, प्रीमियम. इसको ऑफिशियली क्या नाम दिया गया है, सिक्योरिटीज प्रीमियम. क्या नाम दिया गया है, सिक्योरिटीज प्रीमियम. ठीक है ना. कंपनी एक्ट का ये पुराना है, ठीक है. कंपनीज एक्ट का सेक्शन 53 है, समझ रहा है, जिसमें कि किसके बारे में बताया गया, कंपनीज एक्ट 2013 का, 1956 का था, धोखे से छप गया. अमाउंट रेज्ड बाय वे ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस. किस पर्पस के लिए, इशू ऑफ
fully paid bonus shares, writing of preliminary expenses, writing of discount on issue of shares of debentures, providing for premium on redemption of debenture. ये सब पर्पसेस हैं, ये आप याद कर लेना। आ रहा है समझ में? लॉजिकली हम इस तक इसलिए नहीं पहुंच सकते हैं क्योंकि ये बहुत बाद की बात है। बोनस शेयर का एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का करना पड़ेगा, डिस्काउंट का, तो ये कंपनीज एक्ट की बहुत बाद की बात है। आ रहा है समझ में? इसलिए आप इसको याद कर लो, आपको ज्यादा आसान पढ़ने वाला है। क्लियर है कि सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ कहाँ यूज हो सकता है? ये काफी प्रोमिनेंट थ्योरी क्वेश्चन है। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? अगर आता है तो टफ क्वेश्चंस की कैटेगरी में मैं मानूंगा, थ्योरी के टफ क्वेश्चंस की कैटेगरी में आए। ठीक है ना? तो उसको काय के लिए यूज कर सकते हैं? बोनस शेयर के लिए, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस के लिए, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स के लिए, और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के लिए। ठीक है? और राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन इशू ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन शेयर्स और डिबेंचर, इसको राइट ऑफ करने के लिए। सिक्योरिटी प्रीमियम आपका प्रॉफिट है, अरे इसमें उससे सिर्फ यही वाले जो एक्सपेंसेस वगैरह हैं इनको आप राइट ऑफ कर सकते हैं। उसके लिए लिमिट है, उसके लॉजिक कंपनीज एक्ट से आते हैं, तो अपन अभी उसको डिस्कशन उसका नहीं कर रहे। क्लियर है? इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, चलो उसका क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। स्पेंसर पेंट्स लिमिटेड है ना? तो उनका ऑथराइज कैपिटल कितना? 50 लाख रुपए का, और 5 लाख इक्विटी शेयर्स में वो बटा हुआ है। कंपनी ने इशू कितने किए? मात्र 2 लाख शेयर्स। स्पीड कम करो थोड़ी सी। हाँ, तो 50 लाख रुपए के शेयर हैं, 5 लाख शेयर इंटू 10 रुपए, 5 लाख शेयर इंटू 10 रुपए मतलब 50 लाख रुपए के हो गए। शेयर कितने हो गए? 5 लाख। 10 रुपए का एक शेयर है, लेकिन 3 रुपए में इशू करा, मतलब 3 रुपए एडिशनल पे, मतलब कि कितने में इशू कहलाया? 13 रुपए। ठीक है ना? 4 रुपए का कम मंगाने वाले एप्लीकेशन पे, यानी कि जब आप अप्लाई करोगे ना तब आप 4 रुपए तो भेज ही देना। 5 रुपए अलॉटमेंट में। प्रीमियम कहां पर है? अलॉटमेंट। ये इंपॉर्टेंट है कि प्रीमियम कहां पर, उससे हम बाइफरकेट कर पाएंगे प्रीमियम मिला कि नहीं मिला। ये बात कल को फ्यूचर में काम आएगी। तो 5 रुपए अगर अलॉटमेंट के हैं और 4 रुपए प्रीमियम है, 3 रुपए प्रीमियम है, तो अलॉटमेंट का पैसा 2 रुपए हुआ, और 3 रुपए अलॉटमेंट में क्या क्या जुड़ा हुआ है? प्रीमियम का। फिर फर्स्ट कॉल कितने का? 2 रुपए का। फाइनल कॉल कितने का? 2 रुपए का। एक बार गिन लें तो ज्यादा बेटर होगा कि पूरे 10 हो गए गिन। 4 रुपए एप्लीकेशन के, 2 रुपए अलॉटमेंट के, 4 2 6, 2 8, 2 10 हो गए, और प्लस 3 रुपए प्रीमियम। किसमें जुड़ा हुआ है? अलॉटमेंट। ठीक है भैया, सारे शेयर फुली सब्सक्राइब हो गए। शेयर इशू के एक्सपेंसेस 75,000 बताए हुए हैं, जो कि सिक्योरिटी प्रीमियम के अगेंस्ट राइट ऑफ करती है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना? तो सबसे पहले अपन कितना? 2 लाख शेयर इशू करें ना। कितने मंगाए? 4 रुपए एप्लीकेशन पे। वही एंट्री अपनी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन कितने से होगी? 8 लाख। देख पा रहे हैं आप? कोई दिक्कत है इसमें? पक्का? फिर क्या करेंगे? एप्लीकेशन टू कैपिटल। कोई ओवर अंडर सब्सक्रिप्शन है नहीं, पूरा का पूरा पैसा किसमें डाल दो? कैपिटल में। ठीक है ना? अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता तो भी इतने डालते, कैपिटल में तो इतने जाता नहीं। आ रहा समझ में? ओवर सब्सक्रिप्शन होता तो अपन निकालते ना कि 2 लाख शेयर 4 रुपए के हिसाब से, लेकिन अगर मान लो 2.5 लाख शेयर किया जाती तो फिर 50,000 का एडवांस होता। अब उसको अपन फिर तय करते कि भैया उसको अपन रिफंड करेंगे या एडजस्ट करेंगे। क्लियर है? वो टेबल बना के जनरली हम करते हैं। फिर अलॉटमेंट का पैसा मंगाओ। अलॉटमेंट का जब पैसा मंगाओगे तो उसमें प्रीमियम शामिल है, तो प्रीमियम वाला अमाउंट प्रीमियम के अकाउंट में आएगा। एंट्री होगी अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम में सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट, शेयर कैपिटल में 2 रुपए के हिसाब से, इसमें 3 रुपए के हिसाब से। अलॉटमेंट डेबिट होगा 5 रुपए के हिसाब से। बोले ये समझ में आ रहा है? अलॉटमेंट कितने से डेबिट होगा? 5 रुपए के हिसाब से। ठीक है, तो देखो जरा, शेयर अलॉटमेंट 2 लाख इंटू 5, 10 लाख हुआ। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हुआ? 4 लाख। 2 लाख इंटू 2, तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितना हुआ? 2 लाख इंटू 3 यानी कि 6 लाख। क्या ही क्लियर है ना? बैंक अकाउंट, फिर पूरा पैसा अगर आ गया तो ऑब्वियसली बात है बैंक डेबिट हो गया 10 लाख से, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, है ना? आगे की देखो, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल कितने से हुआ? 4 लाख से। ऊपर देखो, फर्स्ट कॉल कितने का था? 2 रुपए का। तो कितने शेयर्स थे? 2 लाख। 2 लाख पे 2 रुपए में 4 लाख। फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल। क्लियर है?
फिर ऐसे फाइनल कॉल टू क्या करें, और बैंक टू फाइनल कॉल। सिंस इसमें हमको ऐसा कुछ नहीं बोला कि किसी ने पैसे नहीं दिए या कुछ भी, पूरा का पूरा क्या हुआ, अमाउंट भी रिसीव हो गया। फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने शेयर इशू एक्सपेंसेस के 75,000 रुपए डेबिट किए और क्रेडिट कर दिया बैंक को, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट किया और शेयर इशू एक्सपेंसेस क्रेडिट कर दिया। ये देखो, ये क्यों किया, क्योंकि ये लाइन लिखी हुई थी, शेयर इशू एक्सपेंसेस 75,000 थे जिनको कि हमने सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर दिया। सिक्योरिटी प्रीमियम जब आया था तो क्रेडिट हुआ था, अब हमने उसको डेबिट करके शेयर इशू एक्सपेंसेस क्रेडिट कर दिया। क्या ये क्लियर है? As per AS 26, preliminary expenses are to be written off। ठीक है, छोड़ दो, ठीक है ना। तो खैर जिस साल, ये सुन लो, खैर अगर आ गया तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जिस साल इंकर होते हैं पूरे के पूरे पीएनएल में डाल देते हैं। हाई लेवल बात है, लेकिन ठीक है अगर आप लोग को आ गई तो। क्लियर है? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को कैरी नहीं करता है, कुछ पुराने बुक्स, वेबसाइट, ये सब क्या करते हैं, कैरी करते हैं कि हम 2-3 साल उसको रखना है बैलेंस शीट में, नहीं रखना है, जिस साल वो पूरा का पूरा राइट ऑफ करते हैं। ठीक है, चलो एक और शेयर, एक और है, देखो जरा। कंपनी ने 50,000 शेयर इशू किए ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर। ऑल द शेयर्स वर फुली सब्सक्राइब। ₹4 एप्लीकेशन पे, ₹6 अलॉटमेंट पे और ₹3 फर्स्ट कॉल पे। देखो बेटा, एप्लीकेशन पे भी प्रीमियम है और अलॉटमेंट पे भी, समझ आ रहा है? तो बैंक टू एप्लीकेशन के समय तो आप ₹3 मंगा लो, कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रहा है? 50,000 इंटू 4। देखो जरा पहली एंट्री क्या हो रही है, क्वेश्चन पढ़ लो तुम लोग और एक बार इसको पूरा देखो, कोई एंट्री समझ में ना आए तो मुझे बताओ, खुद से एक बार एनालाइज करके देखो। किसी भी एंट्री में डाउट है तो बता दो। उसमें एक्चुअली लाइट का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है उसमें, मतलब वो दिखना बन जाता है शाम वाम के टाइम पे, विजिबिलिटी खराब हो जाती है। और जैसे ये ठंड आ रही है तो पूरा नेगेटिव आता है, तब छाया पड़ा रही है। चलो अब क्या है, ठीक है, ठीक है, तो इसको अपन एमसीक्यू फॉर्म में कर लेते हैं। इसको प्ले ही करना पड़ेगा, है ना। A company has, अच्छा वो ऊपर चले गए थोड़ा सा, ओके, देखा क्या, देखा सबको, है ना। चलो कंपनी है, मतलब क्या है,
ठीक है, ये भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें साउंड भी हो, ताली की आवाज आने लगी एकदम, ऑनलाइन वाले को समझ में आ रहा है। चलो, शेयर होल्डर्स आर ओनर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, चलो, हु आर द रियल ओनर्स ऑफ कंपनी? ठीक है, क्लियर है क्या? अरे अबे पढ़ाई कर रहे हो, फिर इतना अच्छा लग रहा है, चलो स्नैप बनाए। पढ़ लो फिर बना लेना, ये लाइट चालू कर लो, बीच वाली मिड वाली। नालायक, क्लास आओगी तो पता चलेगा लाइट आ जाती है, बाहर जा। करिए ना इसने कहा था, वही तो देख कैसे भूल गई। चलो, a company is created by, अबे सिर्फ मिड वाली चालू करनी थी। चलो थैंक गॉड, समझ गए। कंपनी इज क्रिएटेड बाय कंपनी, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ इज कॉल्ड, ये तो ज्यादा ही हो गया कुछ। Liability of member in a company is limited. Liability of a shareholder is limited to dash value of the shares allotted to him. Allotted to him लिखा हुआ है, him। क्या होगा? ठीक है, maximum number of members in a private company is, capital of the company is divided in units which is called shareholder received from the company, क्या होगा? Equity shares cannot be issued for the purpose of, कैसे दिया है वाला आंसर? पढ़ा है, वेरी गुड। कंपनी में इशू, चलो, कंपनी कैन नॉट इशू, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, वो इक्विटी शेयर इशू नहीं कर सकती। टू whom dividend is given at a fixed rate in a company, प्रेफरेंस शेयर। इसको एक्चुअल क्लास में करते तो बहुत टाइम लगाते थे, इसमें फटाफट कर रहे हैं। The shares on which there is no any prefixed rate of dividend is decided, but the क्या? Preference share in case of holders of these have the right to convert the shares, the preference shares into equity share at their option according to the terms of issue. Such shares are called.
इतने इजी भी तो बनने चाहिए एटलीस्ट। प्रैक्टिकल्स भी कर लेंगे अपन, लेकिन थ्योरी the shareholders have the right to receive the REOs dividend from future profit. The shareholders are return their capital after some specified time. Redeemable preference shares. The following statement apply to equity preference share. Which one of them applies to preference shareholders? Okay. Unless otherwise stated, a preference share is always deemed to be. जब तक कुछ ना लिखा हो तब तक प्रेफरेंस शेयर को क्या मानोगे? कैसे बताइए वाला? ये उसमें नोट्स में तो है, अपने एमसीक्यू सॉल्व किए मतलब। चलो गुड है। नॉमिनल शेयर कैपिटल इज क्या बोल रहे हो? बी फॉर बैलेंस शीट या डी फॉर डॉट? डी फॉर डेबिट। बहुत तेज। ठीक है, सब लोग पढ़ पा रहे हैं क्या? ज्यादा जल्दी तो नहीं करते रहो, ये लड़की ज्यादा हबड़ दबड़ तो नहीं कर रही है। ठीक है, क्लियर है? चलो, डैश इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल। Reserve capital is also known by reserve capital is in the balance sheet of company under the heading share capital. The last is shown. At the last is shown. At the last क्या शो किया जाता है? बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल में जो खूब सारे हेड तरीके से दिखाते हैं ना अपन, ऑथराइज, उसमें लास्ट में क्या लगता है? ठीक है, which of the following is not shown under the heading share capital in the balance sheet? ठीक है, डी। फिर which of the following statement is true? Authorized capital of the company is mentioned in private placement. Lock-in period is chalo. In case of private placement, company does not invite general public for subscription of shares. In that case, company instead of issuing prospectus क्या करती है? ये पुराना क्वेश्चन, ये गलत है। इसका आंसर ए दिया होगा।
गलत है, मतलब ये अब नहीं होता, पहले होता था 1956 एक्ट में। ठीक है, क्वेश्चन को मतलब कर दो। हाँ, इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट द रेस, प्राइवेट प्लेसमेंट इतना डिटेल में नहीं है ना तुम लोग का, कंपनी डज नॉट इनवाइट द पब्लिक। हाँ, ये क्या होता है? स्वेट इक्विटी शेयर्स। क्लियर है गाइस? फिर कंपनी में इशू, पब्लिक सब्सक्रिप्शन शेयर्स इंक्लूड, ठीक है, which of the following will define when appropriation of certain number of shares made to applicant in response to his application? जब उसको कुछ शेयर दिए जाते हैं उसके एप्लीकेशन के बेस पे, तो उसे क्या कहते हैं? अलॉटमेंट। ठीक है, तो शेयर इशूड एट प्राइस लोअर देन इट्स फेस वैल्यू इज कॉल्ड 90%। ठीक है, one of the condition in others for allotment of share is मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिलनी चाहिए ना, याद है अपन ने डिस्कस किया था। मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर नहीं मिलेगा तो आप पब्लिक इशू में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो यू हैव टू गेट एटलीस्ट मिनिमम सब्सक्रिप्शन, 90% शेयर सब्सक्राइब होने चाहिए। पर्सन हु स्टार्ट द कंपनी आर कॉल्ड, स्पेलिंग गलत है, प्रमोट शेखावत। ठीक है, विच शेयर कैपिटल किसका 90%? इशूड का। वेरी गुड। शेयर एप्लीकेशन इज इन द नेचर ऑफ, ठीक है, लायबिलिटीज आर ऑलवेज पर्सनल, याद रखना। ₹4000 इक्विटी शेयर 10 रुपए के कितने पे इशू किया? 8% प्रीमियम टू द प्रमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज, व्हिच अमाउंट विल बी डेबिटेड? The vendors are issued fully paid 1.25 lakh shares in consideration with net asset of 1.5 lakh. The balance of 25,000 will be credited to सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन होती है क्वेश्चन में, समझ रहा है? यहाँ 1.5 लाख के बदले 1.25 लाख के शेयर्स देने पड़ रहे हैं, तो दैट इज कैपिटल रिजर्व। ठीक है, नहीं सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में इंफॉर्मेशन दी रहेगी, मतलब गलत है ये क्वेश्चन। आपको कुछ ना कुछ हिंट जरूर करेगा ये, बाय द वे इसमें कुछ भी हिंट नहीं है तो ये इसके दोनों ही आंसर पर करेक्ट हो सकता है। क्लियर है? कुछ ना कुछ हिंट आपको करेगा ही क्वेश्चन, अदरवाइज हमको कैसे पता कि मतलब तुमने शेयर्स महंगे दिए हैं कि तुमको फायदा हो गया। ठीक है, क्योंकि बिना किसी बात के शेयर्स प्रीमियम पे ऐसे नहीं दे सकते कि किसी को ज्यादा प्रीमियम पे दे दिए किसी को कम पे, उसका थोड़ा सा वो रखना पड़ता है, मतलब इन जनरल। ठीक है, थोड़ा सा ठीक है। इशू एट प्रीमियम, ऑन इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम
ऑन इशू ऑफ शेयर्स. प्रीमियम इज, प्रीमियम क्या कहलाता है इन चारों में से? कैपिटल प्रॉफिट. ठीक है, क्लियर है क्या ये? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल प्रॉफिट? यानी बाकी तीन कैपिटल प्रॉफिट हैं. नहीं बन पाएगा तुम लोग से, थोड़ा सा है. चलो अच्छा तुक्का लगाओ या लॉजिक से बताओ. ठीक है, चलो. मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्रीमियम ऑन शेयर्स इज, when a company issues shares at premium, the amount of premium should be received by the company. ठीक है. Amount of security premium can be utilized for. For what purpose security premium reserve account cannot be utilized? Premium on issue of shares should be shown ये. ठीक है, चलो. Company issued 50,000 shares of ₹20 each at 5% premium. ₹10 were payable on application and balance on allotment. ₹10 were payable on application and balance on allotment. What will be the allotment amount? ठीक है, allotment. ठीक है. Interest on call and arrears is charged according to amount of call in balance sheet. ठीक है. As per table, company is required to amount of call in advance is. ठीक है. एक दिख गया था पूरा सवाल. उस साइड से पूरा है ना? हाँ. ठीक है.
अच्छा, अनइक्वल नहीं बता पाओगे? अबे अपन ने 2-3 बार कर चुके हैं, 2-3 नहीं 5 बार कर चुके हैं। कॉलिन एरिया 62,500 है और बचे हुए शेयर्स 2,500 है। समझ आ रहा है? 62,500 डिवाइडेड बाय 2,500 है ना? याद है? ठीक है, क्लियर है कि नहीं? मैं सोच रहा था मिटा दूं, फिर मैंने कहा छोड़ो। अरे ये भी तो बाद में कर लेंगे। वो है ना, जैसे अदिति क्या है ना,